हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में डायरेक्टर्स के बारे में, इनकी पोजीशन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी संचालक की जो स्थिति है वो कंपनी में क्या है। जैसा आपको प्रारंभ में बताया गया था कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका प्रबंध अंशधारियों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है। कंपनी का प्रबंध करने के लिए अंशधारियों द्वारा चुने गए व्यक्तियों को ही संचालकों या निदेशकों के नाम से जाना या पुकारा जाता है। अब इसकी जो संचालकों की जो परिभाषा है या जो डायरेक्टर्स की जो डेफिनेशंस है, उसमें कंपनी अधिनियम में ये कहा गया है कि संचालक से तात्पर्य कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त किए गए संचालक से है। धारा 234 यानी 234 में अधिनियम की यह परिभाषा संचालकों की प्रकृति, स्थिति तथा उनके कार्यों के संबंध में कोई संकेत नहीं देती है। तो कुछ परिभाषाएं इसमें और है, जैसे भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि संचालक वह व्यक्ति है जो किसी कंपनी की नीति का मार्गदर्शन करता है तथा उसकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण करता है। जिस नाम से उसे पुकारा जाता है वह महत्वहीन है। और जो वेबस्टर डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उसके अनुसार संचालक उन व्यक्तियों के समूह से एक व्यक्ति है जिन्हें कंपनी के संपूर्ण निर्देशन का कार्य सौंपा जाता है। तो ये जो परिभाषाएं दी गई है, इन परिभाषाओं का अगर अध्ययन करें तो कह सकते हैं कि संचालक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त किया गया है तथा जो कंपनी के कार्यों का निर्देशन, नियमन तथा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जो संचालक है, उन संचालकों की जो पोजीशन है वो क्या है, उनकी कंपनी में कैसी स्थिति होती है। तो अगर इसकी जो संचालकों की जो स्थिति है उसकी प्रकृति को समझने के लिए जो संचालक किस रूप में काम कर रहे हैं उसके बारे में समझना होगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एक एजेंट के रूप में। यद्यपि संचालकों की नियुक्ति एजेंट के रूप में नहीं की जाती है, फिर भी वे गर्भित रूप से कंपनी के एक एजेंट के रूप में ही कार्य करते हैं। संचालक अपनी कंपनी के लिए तथा कंपनी की ओर से वे सभी कार्य करते हैं जिन्हें करने का उन्हें स्पष्ट अथवा गर्भित अधिकार होता है। अतः वे कंपनी के एजेंट माने जाते हैं, किंतु वे प्रत्येक अंशधारी के एजेंट नहीं होते हैं। आज से बहुत साल पहले जो न्यायालय है वो संचालकों को कंपनी के एजेंट मानते चले आ रहे थे। एक फर्ग्यूसन बनाम विल्सन के जो मामला था उसमें लॉर्ड चांसलर केनर्स ने उसमें लिखा है कि संचालक कंपनी के एजेंट होते हैं, कंपनी का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, इसलिए उसे अपने सभी कार्य केवल संचालकों के माध्यम से ही कराने पड़ते हैं। अतः संचालकों तथा कंपनी के बीच परस्पर संबंध केवल प्रधान और एजेंट का होता है, यानी एजेंट और प्रिंसिपल के रूप में वो काम करते हैं। तो वास्तव में संचालक कंपनी के लिए कंपनी की ओर से ही कार्य करते हैं तथा कंपनी अपने संचालकों के कार्य से बद्ध होती है, यानी वो उसके लिए प्रतिबद्ध होती है। कंपनी ही स्वयं अपने संचालकों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। संचालकों का अपना कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है जब तक कि संचालक कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियमों के द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है उन अधिकारों के बाहर कार्य नहीं करते हैं। इस संबंध में देसी राजू वेंकट कृष्ण का मामला है, उसका उल्लेख किया जा सकता है। इस मामले के अनुसार एक कंपनी पर मद्रास जनरल सेल्स टैक्स एक्ट के अंतर्गत बिक्री कर बकाया था। अतः बिक्री कर विभाग ने कंपनी के संचालक को इस कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया,
किंतु न्यायालय ने निर्णय दिया कि संचालक कंपनी का केवल एक एजेंट है, अतः बिक्री कर का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। परंतु यदि संचालक कंपनी के सीमा नियमों तथा अंतर नियमों के बाहर जाकर के कार्य करता है तो वह उन कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। इस मामले में इल किंगस्टन एंड कंपनी बनाम हर्टर के मामले में इस तथ्य को स्वीकार किया गया था। इस मामले के निर्णय में लिखा गया कि यदि संचालकगण अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं तो इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकते। कंपनी की ओर से किए गए अनुबंधों के लिए संचालकों को व्यक्तिगत रूप से तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जबकि वे अंतर नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकार सीमा का उल्लंघन करके अनुबंध करते हैं। संचालक जब कभी अपने अधिकारों के बाहर के कार्य कर लेते हैं तो उन कार्यों के लिए उनका व्यक्तिगत दायित्व उत्पन्न हो जाता है, किंतु कंपनी की सभा में उनका भी ठीक उसी प्रकार का पुष्टिकरण किया जा सकता है जिस प्रकार एक प्रधान अपने एजेंट के अनाधिकृत कार्यों का पुष्टिकरण करता है। ऐसी दशा में संचालकों का व्यक्तिगत दायित्व समाप्त हो जाता है तथा कंपनी ही उन कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराई जा सकती है। नेक्स्ट है इसका प्रन्यासी के रूप में, यानी संचालक एक प्रन्यासी के रूप में, जो डायरेक्टर्स होता है वो एज ए ट्रस्टी। संचालक कुछ सीमा तक कंपनी के ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। इस संबंध में न्यायाधीश सेलबॉर्न ने एक मामले के निर्णय में लिखा है कि संचालक कंपनी के धन तथा संपत्ति के प्रन्यासी होते हैं। एक मामले के निर्णय में न्यायाधीश रोमिले ने भी लिखा है कि संचालक वे व्यक्ति है जो अंशधारियों के हित के लिए कंपनी का प्रबंध करने के लिए चुने जाते हैं। यह एक विश्वास का पद है जिसको यदि वे स्वीकार कर लेते हैं तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि वे उसे पूर्ण निष्ठा से निष्पादित करें। इस प्रकार स्पष्ट है कि संचालक पद एक विश्वास का पद है जिस पर रहकर पूर्ण सद्विश्वास के साथ कार्य करना पड़ता है। उन्हें प्रन्यासी की स्थिति में रहकर कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कंपनी के धन एवं संपत्ति का सदुपयोग करना, प्राप्त अधिकारों का कंपनी के हित में उपयोग करना। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको करनी पड़ती है। नेक्स्ट है प्रबंध एक भागीदार के रूप में। संचालक प्रन्यासी की स्थिति में कार्य करता है, इसके साथ साथ में एक भागीदार के रूप में एज ए मैनेजिंग पार्टनर के रूप में भी काम करता है। कंपनी का प्रबंध प्रजातांत्रिक प्रबंध प्रणाली द्वारा किया जाता है जिसमें अंशधारी अपनी ओर से कार्य करने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं जिन्हें संचालक कहते हैं। ये चुने हुए संचालक मिलकर कंपनी का प्रबंध करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक संचालक कंपनी का प्रबंधकीय भागीदार होता है। संचालक की इस प्रकार की जो स्थिति है उसको प्रकट करने वाले लॉर्ड न्यायाधीश हार्डी ने ये विचार रखा है कि संचालक प्रबंधकीय भागीदार की स्थिति में होते हैं जिनकी नियुक्ति समस्त अंशधारियों की पारस्परिक सहमति द्वारा संचालक पद को भरने के लिए की जाती है। यद्यपि संचालक कंपनी के प्रबंध भागीदार होते हैं किंतु वे किसी भी दशा में साझेदारों की स्थिति में नहीं होते हैं। उन्हें साझेदारों की भांति कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और न उनका दायित्व भी होता है। उनके अधिकार एवं कर्तव्य भी वही होते हैं जिनको अंतर नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है अथवा कंपनी की सामान्य सभा द्वारा जो समय समय पर निर्धारित कर दिया जाता है। अतः वे इन्हीं अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक मामले के निर्णय में स्पष्ट लिखा गया है कि संचालक प्रबंध के भागीदार होते हैं और वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो उसके कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए वे कंपनी के प्रति उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी के अधिकारी के रूप में। संचालक कंपनी का अधिकारी माना गया है
धारा 259 259 एक अधिकारी के रूप में प्रत्येक संचालक इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। उनकी अवहेलना करने पर उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंपनी के कर्मचारी के रूप में। संचालक सामान्यतः कंपनी के कर्मचारी नहीं होते हैं, किंतु यदि कोई संचालक अपने संचालक पद के अतिरिक्त कंपनी में कोई पारिश्रमिक युक्त पद भी स्वीकार करता है तो उसे कंपनी का कर्मचारी माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी संचालक को उस कंपनी में कंपनी सचिव अथवा प्रबंध संचालक नियुक्त कर दिया जाता है तो वह कंपनी का कर्मचारी माना जाएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि कंपनी का कोई भी संचालक कंपनी के साथ स्पष्ट या गर्भित अनुबंध करके कंपनी का कर्मचारी बन सकता है। संचालक के साथ ऐसा संबंध अंतर नियमों की व्यवस्था से भी उत्पन्न किया जा सकता है। जब कोई भी संचालक कंपनी में कोई भी रोजगार स्वीकार कर लेता है तो वह कंपनी का कर्मचारी बन जाता है। तब उसे अपने सेवायोजक यानी जो कंपनी है उसके प्रत्येक आदेश को मानना होता है, किंतु ऐसा संचालक दोहरी भूमिका में होता है। संचालक के रूप में उसे कंपनी के सर्वोत्तम हितों के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कंपनी के कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण में योगदान देना चाहिए और कर्मचारी के रूप में उसे अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से करना चाहिए। एंड लास्ट है इसका एक आवश्यक अंग के रूप में। संचालकों की स्थिति के संबंध में विचार करते समय एक मत यह भी स्पष्ट होता है कि संचालक कंपनी के आवश्यक अंग होते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका संपूर्ण कार्य संचालकों की सहायता से पूरा होता है। ये कंपनी की नीतियां निर्धारण करते हैं और उन्हें कार्य रूप परिणित करने के लिए आवश्यक प्रयास करते हैं। एक मामले के निर्णय में न्यायाधीश नेविल ने साफ लिखा है कि संचालक मंडल कंपनी का मस्तिष्क होता है और कंपनी रूपी शरीर केवल संचालकों के माध्यम से ही कार्य करता है। अतः यदि हम इस कथन से यह निष्कर्ष निकालें कि कंपनी संचालकों पर आधारित होती है और उनका शरीर संचालकों के मस्तिष्क से प्रभावित होता है तो उसी के अनुरूप कार्य करता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूंकि मस्तिष्क तथा शरीर को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, अतः संचालक भी कंपनी के अभिन्न अंग होते हैं। यदि संचालकों को कंपनी का अभिन्न अंग नहीं माना जाए तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इसके अभाव में संचालकों को कई कार्यों को करने अथवा कई कार्यों के दायित्वों के प्रति उत्तरदायी ठहराने में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। संचालकों को कंपनी के संचालक के प्रति या जो संचालन है उनके प्रति उत्तरदायी ठहराने के लिए उन्हें कंपनी के आवश्यक अंग के रूप में मानना ही पड़ेगा। हिदायतुल्ला जो पूर्व न्यायाधीश थे उन्होंने लिखा है कि संचालक कंपनी के मस्तिष्क माने जाते हैं। जब मस्तिष्क कार्य करता है तो कंपनी कार्य करती है। तो इस तरह एक डायरेक्टर की, एक संचालक या एक निदेशक की स्थिति एक कंपनी में क्या होती है उसके बारे में आपने जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।